अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक सवाल पूछा गया है, मैं उसका जवाब दूंगा। वो सवाल ये है कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले हम ये देखते हैं कि जब वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे उसके खिलाफ जंग करता है। जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो इसके जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा यानी नाक, मुंह और आंखें। अगरचे आंखें बाकी दोनों की निस्बत एक छोटा जरिया है इसकी एंट्री का हमारे जिस्म में। तो जैसे ये वायरस यहाँ से दाखिल होता है तो जो नेज़ोफेरिंक्स होता है यानी हमारे नाक के पीछे गले का जो हिस्सा होता है वहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम का आगाज हो जाता है। वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है उसके फिर दो पार्ट्स हैं। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं पैदाइशी दिफाई निज़ाम या इन्नेट इम्यून सिस्टम, और दूसरा होता है अडेप्टिव या एक्वायर्ड, जो बाद में हम हासिल करते हैं तकरीबन 7 से 10 दिन के बाद जब ये वायरस हमारे साथ हमारे जिस्म में एंटर होता है। अब जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में एंटर होता है तो हमारे जिस्म का जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है या पैदाइशी इम्यून सिस्टम है उसके जो सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल और बी सेल्स, वो अटैक करते हैं इस वायरस के ऊपर और वो 2 से 3 काम करते हैं। वो इस वायरस को मारते हैं या वो सेल्स जिनके साथ जाके ये अटैच हो चुका होता है, क्योंकि ये अटैच होता है हमारे सेल्स यानी चाहे वो फेफड़ों के हों या चाहे नाक और गले के हों, तो वहाँ पे जो जिस सेल के ऊपर ACE2 रिसेप्टर होगा यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर, तो ये वायरस उसके साथ अटैच होगा और वहाँ से हमारे सेल्स के अंदर दाखिल होगा। तो जितने भी सेल्स जो इन्फेक्टेड होते हैं इस वायरस की वजह से ये उनको भी मारता है। और तीसरा जो अहम काम करता है कि ये ना सिर्फ ये कि जैसे मिसाल के तौर पे मैक्रोफेजेस हैं, ना सिर्फ ये कि ये वायरस को मारेंगे बल्कि उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे और उनमें से किसी एक हिस्से को फर्ज कर लेते हैं कि वायरस का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, जिसकी मदद से ये ACE2 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और फिर हमारे जिस्म में जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसको पेश कर देगा हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के हिस्सों को। वो जो पेश करना होता है इसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो एंटीजन है वो वायरस का वो एक मखसूस हिस्सा है जिसको तोड़ के मैक्रोफेज जो हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नाइव टी सेल, होते ये टी सेल हैं लेकिन नाइव का मतलब है कि इन बेचारों को नहीं पता कि हमने कैसे काम करना है। अब क्या होता है कि ये नाइव टी सेल जब इनके पास ये वायरस का हिस्सा आता है तो ये इसको मारने, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के एक अमल का आगाज करते हैं और इस वायरस के हिस्से को मजीद प्रोसेस करके एक टी हेल्पर 2 सेल है उसको दे देते हैं और वो आगे इन सेल्स को दे देते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। अब बी लिम्फोसाइट्स 2 काम करती है। बी लिम्फोसाइट्स ना सिर्फ ये कि एंटीबॉडीज बनाती है इस वायरस के खिलाफ बल्कि वो कुछ मेमोरी सेल भी बनाती है। वो कुछ ऐसे सेल्स बनाती है जो हमारे जिस्म में मौजूद रहेंगे कि जब कभी ये दोबारा वायरस कभी अटैक करेगा तो यही मेमोरी सेल्स फौरी पहचान लेंगे कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये तो उसी वायरस जैसी है जो हमने पहले मारा था। तो ये एक इंतहाई अहम काम है। और साथ ही ये 2 किस्म की एंटीबॉडीज बनाते हैं। एक है IgM जो कि 7 से 10 दिन में बन जाती हैं और एक है इम्यूनोग्लोबुलिन G या IgG जो आमतौर पे 12 से 14 दिन के अंदर बनती हैं। IgM 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाती है जबकि IgG आमतौर पे कुछ वायरसेस में तो पूरी जिंदगी रहती है, कुछ में 1 या 2 साल रहती है और कुछ में कुछ महीने। जैसे इससे पहले जो कोरोना वायरस आता था उसमें 1 से 2 साल इम्यूनिटी रहती थी, लेकिन नई तहकीक ये बताती है कि ये जो कोरोना वायरस है जिसको हम SARS-CoV-2 कहते हैं यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या वो वायरस जो कोविड-19 के नाम से मशहूर है। कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो इसकी इम्यूनिटी, इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत, इसकी एंटीबॉडी आमतौर पे 2 से 3 महीने तक रहती हैं। लेकिन अगर ये एंटीबॉडीज खत्म भी हो जाएं तो बी सेल्स ने जो प्लाज्मा सेल्स और जो मेमोरी सेल्स बनाए थे वो मौजूद रहेंगे और वायरस जब भी दोबारा कभी आएगा
तो उसको पहचानेंगे और जल्दी से जल्दी एंटीबॉडीज बना के उसको मार देंगे। तो दोस्तों ये है वो अमल जिसके जरिए से वायरस के साथ हमारा इम्यून सिस्टम इंटरैक्ट करता है। तो इसमें वैक्सीन का क्या रोल है? तो वैक्सीन दोस्तों आमतौर पे 2 या 3 जरिए हैं बनाने के। जैसे अमेरिका की एक कंपनी है मॉडर्ना, उसने क्या किया है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल का वो हिस्सा, क्योंकि जो वायरस होता है इसका सबसे अंदर होता है आरएनए, उसके बाहर होती है लिपिड बाइलेयर। ये जो आरएनए था ये न्यूक्लियर मटेरियल है। जैसे कि इंसानों में डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड है, 2 धागे होते हैं, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और इससे बनता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनके साथ बाज़ औक़ात प्रोटीन अटैच हुई होती हैं और इस प्रोटीन और आरएनए के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। इसके बाहर होती है लिपिड बाइलेयर, उसके अंदर होती हैं 2 किस्म की प्रोटीन। एक होती है एम प्रोटीन यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक होती है ई प्रोटीन यानी इन्वेलप प्रोटीन। और इनके अंदर फिर वो स्पाइक्स लगी होती हैं, वो हुक्स लगी होती हैं, वो खास किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन लगी होती है, जिसकी मदद से वायरस हमारे जिस्म के सेल्स के साथ अटैच होता है। उसको हम कहते हैं एस ग्लाइकोप्रोटीन या स्पाइक कहते हैं, जैसे कोई चीज पॉइंटेड हो, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। और दोस्तों यहीं पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि पहले ये वायरस मुआशरे में मौजूद था, हमारे अंदर नहीं जाता था। किसी भी तरह से, नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है, इसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आई और ये हमारे ACE2 जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जुड़ना शुरू हो गया। ये वो वजह है जिसकी वजह से जो इस वायरस ने जंप किया यानी बैट्स, चमगादड़ों से इंसानों के अंदर। तो दोस्तों वापस आते हैं वैक्सीन की तरफ। अब वैक्सीन में क्या हुआ है कि जो अमेरिका की मॉडर्ना है, उन्होंने वो जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा लिया जो कि आरएनए को यानी कि वो बनाता है और या फिर स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है, उस को एक वैक्सीन के तौर पे, एक एंटीजन के तौर पे इस्तेमाल किया ताकि जिस्म में दाखिल करें। जब वो जिस्म में दाखिल करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये जब उन्होंने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में या मंकीज में या फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में दाखिल किया तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई। अब होगा ये, अब ये देखा जाएगा कि अगर ये एंटीबॉडीज रहती हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, उसके हिसाब से बूस्टर लगेंगे। तो जब ये इसको हम एज ए वैक्सीन यूज कर रहे हैं और फर्ज करें कि जब भी नेक्स्ट टाइम कोई वायरस, अगर किसी को हमने वैक्सीन दी हुई है, उसने एंटीबॉडीज बना ली हैं इस कंपोनेंट्स के खिलाफ, और जैसे ही नेक्स्ट टाइम वायरस अटैक करता है तो ये एंटीबॉडीज पहले ही उसका वेट कर रही होंगी। तो ये मॉडर्ना की वैक्सीन है। लेकिन जो चीनी यूज कर रहे हैं, जिनकी कंपनी का नाम है साइनोवैक, वो जो वैक्सीन यूज कर रही है वो लाइव एटीन्यूएटेड है। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब होता है कि आप वायरस को जिंदा तो रखते हैं लेकिन इतना उसको कमजोर कर देते हैं कि जब उसको आप बॉडी में भी इंजेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी हमारी जो मुदाफियती निज़ाम है, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंटीबॉडीज बनाए। दोस्तों जहन में रखें कि जब वायरस हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं या 2 उसकी क्वालिटीज होती हैं। एक होता है कि वो जाके टॉक्सिसिटी करता है, यानी वो नुकसान पहुंचाता है, और एक है कि वो इम्यूनोजेनिसिटी करता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के जरिए एंटीबॉडीज बनाता है। तो लाइव एटीन्यूएटेड में उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर दिया जाता है या पैथोजेनेसिटी को खत्म कर दिया जाता है। पैथो का मतलब होता है बीमारी, जेनेसिटी का मतलब होता है पैदा करने की सलाहियत, और लेकिन उसकी इम्यूनोजेनेसिटी को बरकरार रखा जाता है। तो ये लाइव एटीन्यूएटेड होती हैं कि जिंदा तो होता है लेकिन वायरस इंतहाई नीम मुर्दा हालत में। लेकिन इसके अलावा एक इस्तेमाल होते हैं किल्ड वायरस, कि आप वायरस को बिल्कुल मार देते हैं और फिर उसको जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं। क्योंकि देखें, पूरा वायरस जरूरी है आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन किल्ड फॉर्म में भी ये इस हालत में नहीं होता कि ये आपको बीमारी पैदा कर सके, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम इसको देख के एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज फिर कुछ अर्सा रहती हैं। फर्ज करते हैं कि अगर ये एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में रहती हैं 3 महीने, तो हर 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगेगी। वो वैक्सीन के अंदर क्या होता है? एंटीजन। एंटीजन क्या है? या वो एक पार्ट होता है वायरस का जिसको हम सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं, या आरएनए होगा जैसे मॉडर्ना का है तो वो बना रहे हैं M1273 के नाम से, या फिर लाइव एटीन्यूएटेड या किल्ड वायरस होता है। तो ये
ये मुख्तलिफ तरीके हैं वायरस के किसी हिस्से को या पूरे वायरस को हमारे जिस्म में इंजेक्ट करने के, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूर किया जाए कि वो एंटीबॉडीज बनाए, और कंट्रोल्ड माहौल में ये काम किया जाता है ताकि नुकसान ना हो जिस्म को। ये वो जरिया है जिसके जरिए वैक्सीन तैयार की जाती हैं, और जब वैक्सीन एक दफ़ा ये मार्केट में आ जाएंगी और उनके साइड इफेक्ट ना हुए तो फिर ये वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज हर वक्त हमारे जिस्म में रहेंगी। मैं आपको मिसाल देता हूं कि हर साल फ्लू की वैक्सीन बनती है, हर साल सितंबर अक्टूबर में हर साल वो रिलीज होती है, और जब हम लगा लेते हैं तो उसके अंदर कुछ वो वायरसेस 3-4 जो कि उस साल के सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट को होता है कि ये वायरसेस फ्लू के अब की दफ़ा आएंगे इन्फ्लुएंजा के, तो उनके कंपोनेंट्स डाले होते हैं, उनके एंटीजेंस डाले होते हैं, उनके पार्ट्स डाले होते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको देख के एंटीबॉडीज बनाता है। और जब एक्चुअली ये पूरा वायरस हर तरफ फैल जाता है तो उस वक्त हमारा जिस्म उसके खिलाफ पहले ही एंटीबॉडी तैयार किए बैठा होता है। और दो शख्स आप मिसाल ले लें कि एक को वैक्सीन लगी हुई है, एक को नहीं लगी हुई है। जिसको वैक्सीन लगी हुई है, जब वायरस उसके ऊपर हमलावर होता है तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती हैं, वो उसको मार देती हैं, जबकि जिसको वैक्सीन नहीं लगी होती, जब उस पर हमलावर होता है तो वो उस बीमारी का शिकार हो जाता है। ये है एक बुनियादी या एक आम तरीका ये जानने का कि वैक्सीन कैसे काम करती है। जैसे मिसाल के तौर पे जब चाइना में ये इन्फेक्शन आई थी कोरोना की, तो पाकिस्तान में नहीं थी ये इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि जो इल्म चाइना से लिया गया जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, उसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी वैक्सीन तैयार करके उन लोगों को लगाई जा सकती है जहां तक अभी ये इन्फेक्शन नहीं पहुंची है, ताकि जब ये इन्फेक्शन उन तक पहुंचे तो ऑलरेडी उनके जिस्म में एंटीबॉडी मौजूद हो। उम्मीद है दोस्तों आपको किसी हद तक अंदाजा हुआ होगा इस सवाल के जवाब का कि वैक्सीन कैसे काम करती है।